मैंने अपनी मॉम से लिविंग एक्सपेंसेस मांगे लेकिन गलती से डिवोर्स ले रही सीईओ वाइफ को मैसेज चला गया। वाइफ, मुझे पालने के पैसे आने वाले हैं, लव यू। 1 मिनट बाद मुझे एक वॉइस नोट मिला, गुड बॉय, मैं मीटिंग में स्क्रीन शेयर कर रही हूँ, बाद में बात करती हूँ। यही उसकी पैम्परिंग टोन थी जिसने मुझे इंस्टेंटली मेरी पिछली लाइफ में वापस खींच लिया। उसे एक कॉलेज स्टूडेंट से लव एट फर्स्ट साइट हो गया था। उसने ना सिर्फ उसे जबरदस्ती अपना बनाया बल्कि मुझसे डिवोर्स लेने के लिए मेरे परिवार को पूरी तरह से बर्बाद कर दिया। मेरे अंदर एक आग थी, इसलिए मैंने एक ऊंची बिल्डिंग से छलांग लगा दी, पर उसने मेरी डेड बॉडी को पूरी तरह से डिस्गस्ट के साथ देखा और कहा, मरना ही था तो कहीं और जाकर मरते। यहाँ मेरी आंखों के सामने गंदगी फैला दी। लेकिन जब मैंने दोबारा आंखें खोली, मैं उस वक्त में वापस आ गया था जब उसे उस कॉलेज स्टूडेंट से प्यार होने में अभी 1 महीना बाकी था। इस बार मैं सीधा उस कॉफी शॉप में गया जहां वो पार्ट टाइम जॉब करता था। मैं भी तो देखूं कि आखिर वो कैसा लड़का है जिसने उस औरत को मुझसे छीन लिया जिसे मैंने 10 सालों तक प्यार किया था। सर, क्या आप रीफिल चाहेंगे? ठीक उसी समय वो मेरे पास आया। उसके चेहरे पर एक बहुत ही प्यारी स्माइल थी और मैं उसे देखकर एकदम खो सा गया। शुक्र है कि मैं भी एक आदमी हूं, वरना मुझे सच में एक परवर्ट समझ लिया जाता। मैंने एक पोलाइट स्माइल दी और कहा, ठीक है, ब्लैक कॉफी ही ले आओ। जल्द ही एक कड़वी ब्लैक कॉफी मेरे सामने रख दी गई, लेकिन वो लड़का वहां से गया नहीं, बल्कि थोड़ा हेजिटेट करते हुए बोला, सर, आप पहले ही 2 कप पी चुके हैं। हालांकि ये एनर्जी देती है, लेकिन ये हेल्थ के लिए अच्छी नहीं है। वो लड़का बहुत ही काइंड और एक्सट्रोवर्ट था और उसकी आवाज़ एकदम साफ और मीठी थी। मैंने अपना ब्रीफकेस उठाया और खड़ा हो गया। ठीक है, बिल ले आओ। वो लड़का बहुत खुश हुआ कि मैंने उसकी बात मान ली और वो तुरंत बिल बनाने चला गया। सर, आपका टोटल बिल 87 रुपीज़ है। मैं चुपचाप खड़ा रहा, बिल पे किया और वहां से तेजी से निकल गया। पिछली लाइफ में बिना उससे मिले ही मैं पूरी तरह से हार गया था। उसकी इकलौती वीकनेस बस ये थी कि उसके और वेन वैन के स्टेटस में बहुत बड़ा डिफरेंस था। वापस जाते हुए रास्ते में मेरे असिस्टेंट शाओलू ने अचानक कहा, बॉस, आज आपकी और सीईओ वेन वैन की वेडिंग एनिवर्सरी है। मैं एक पल के लिए सोच में पड़ गया। वैन फैमिली में शादी करके घर जमाई बने हुए मुझे पूरे 5 साल हो गए थे। इस साल मैं 27 साल का था और वो 29 की। मैंने अपने माथे को सहलाते हुए कहा, मुझे पता है, लेकिन जब गाड़ी मेरे घर के बाहर रुकी तो मैंने देखा कि वेन वैन की गाड़ी भी वहीं खड़ी थी। वो सच में वापस आ गई थी। जो इंसान एक बार मर चुका हो, वो दोबारा अपने कातिल को देखकर कैसा रिएक्शन देगा? मुझे लगा था कि मैं उससे नफरत करूंगा, इस बात के लिए कि उसने मेरे परिवार को बर्बाद कर दिया और मुझे मरने पर मजबूर कर दिया। लेकिन अब जब मैं सच में उसे दोबारा देख रहा था तो मेरे अंदर वो नफरत नहीं थी, बल्कि एक अजीब सा सुकून था, क्योंकि पिछली लाइफ में मेरी जेलसी और जिद ने ही हमें एक दूसरे का दुश्मन बना दिया था। अब मैं बस उस दर्दनाक एंडिंग को बदलना चाहता था जो मैंने खुद अपने लिए चुनी थी। तुम वहां खड़े क्या कर रहे हो? वेन वैन लिविंग रूम में बैठी थी और उसने बहुत ही स्टाइल से अपनी सिगरेट एस्ट्रे में बुझाई। मैं जूते बदलने के लिए झुका, लेकिन नीचे उन महंगे और बोरिंग हर्मी स्लीपर्स को देखकर मुझे अचानक उनसे नफरत होने लगी। मुझे उस कॉफी शॉप वाले लड़के के एप्रन पर लगा कार्टून सुपरमैन बैज याद आ गया। अगले ही पल मैंने उन स्लीपर्स को एक तरफ फेंक दिया और नंगे पैर लिविंग रूम में चला गया। मुझे नंगे पैर आते देखकर वेन वैन ने फ्राउन किया और पूछा, जूते क्यों नहीं पहने? मैंने उसकी आंखों में देखा और एकदम नॉर्मली जवाब दिया, हाँ, मन नहीं किया तो नहीं पहने। मुझे हैरानी हुई जब वेन वैन हंसने लगी। उसने एक रेयर मजाकिया टोन में पूछा, ये तो बहुत अजीब है, क्या किसी बात का सदमा लगा है? मैंने मन ही मन एक कोल्ड स्माइल दी। सदमा? तुम्हारे फ्यूचर ट्रू लव का ऐसा सदमा लगा कि मैं सीधा पिछले जन्म से यहाँ रीबोर्न हो गया। इसलिए मैंने फोन चलाते हुए वेन वैन को बिना देखे ही कहा, वेन वैन, हम डिवोर्स ले लेते हैं। मेरे ये बोलते ही मुझे एक मजाकिया हंसी सुनाई दी। उसने अपना फोन जोर से सोफे पर फेंका और अपनी उसी जानी पहचानी कोल्ड नजरों से मुझे घूरते हुए बोली, गूसिंग हैंग, तुम अब ये कौन सा नया गेम खेल रहे हो? मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ। मैंने कॉन्फिडेंटली उसकी आंखों में देखा और एक एक लफ्ज साफ साफ कहा, 5 साल हो गए हैं, तुम वैसे भी कभी मुझसे प्यार नहीं करोगी, तो चलो हम दोनों एक दूसरे को आजाद कर देते हैं। 1 महीने बाद वो एक बिजनेस कॉन्फ्रेंस में नानजे को देखेगी और उसे उससे लव एट फर्स्ट साइट हो जाएगा। मैं अब उनकी लव स्टोरी में और कैनन फॉडर नहीं बनना चाहता था और ना ही मैं अपनी गू फैमिली को दोबारा तबाही के रास्ते पर ले जाना चाहता था। इसलिए इससे पहले कि वो नानजे से मिले, मुझे खुद को पूरी तरह से अलग करना ही होगा। देखते ही देखते वेन वैन का चेहरा गुस्से से काला पड़ गया। उसका टेम्पर हमेशा से ही खराब था और अगर कोई उसे परेशान करता तो वो उसे बिल्कुल नहीं छोड़ती थी। उसने कहा, मैं वेन वैन अब दूसरों का खिलौना बन गई हूँ। वो अचानक से हंसने लगी, लेकिन उसकी आंखों में गुस्सा साफ दिख रहा था। 5 साल पहले घर जमाई बनने की जिद भी तुम्हारी थी और अब डिवोर्स भी तुम्हें ही चाहिए। गूसिंग हैंग, क्या तुम मेरे साथ कोई गेम खेल रहे हो? 5 साल पहले जब वेन वैन की दादी बहुत बीमार थी, तब उन्होंने उसे मुझसे शादी करने पर मजबूर किया था, जो उसके लिए एक बहुत बड़ी इंसल्ट थी। मैंने एक सैड स्माइल दी और कहा, क्या तुम सच में इस फेक शादी को आगे भी ऐसे ही चलाते रहना चाहती हो? फेक शादी? वेन वैन ने इन शब्दों पर गौर किया और अपने आईब्रोज उठाते हुए मॉकिंग टोन में कहा, ओ, तो तुम्हें अकेलापन फील हो रहा है? नहीं, बस
मैं अभी सही शब्द ढूंढ ही रहा था कि वेन उठी और मुझे जोर से खींचकर अपने करीब कर लिया। तो तुम लोनली फील कर रहे हो? तुमने मुझे कांटेक्ट क्यों नहीं किया और अब सीधा डिवोर्स की बात कर रहे हो? इतने ब्रेव कैसे हो गए तुम? मेरा मतलब ये नहीं था। मैंने उसे एक्सप्लेन करने की कोशिश की, लेकिन वेन अचानक पीछे हट गई। उसे मुझमें कोई इंटरेस्ट नहीं था, वो बस मुझे परेशान करने के लिए ऐसा कर रही थी। गूसिंग हैंग, मुझे पता है आज हमारी वेडिंग एनिवर्सरी है, लेकिन मुझे इन सब चीजों में कोई इंटरेस्ट नहीं है। वेन ने मुझे ऊपर से नीचे तक घूरते हुए कहा। उसकी आवाज बर्फ जैसी ठंडी थी। अगर तुम इस बात को लेकर डिवोर्स का ड्रामा कर रहे हो तो मैं तुम्हें बता दूं कि ये सब करना बंद करो। हमने कभी भी अपनी एनिवर्सरी सेलिब्रेट नहीं की। मुझे इस साल भी इस ड्रामे की कोई जरूरत नहीं है। मैं भी खड़ा हुआ और उसकी आंखों में देखकर बोला, तुम अच्छे से सोच लो, मेरी वैल्यू तुम्हारे लिए लगभग खत्म हो चुकी है। मेरी जगह तुम्हें आजादी की ज्यादा जरूरत है ना? इतना कहकर मैंने बिना पीछे मुड़े सीधा सेकंड फ्लोर पर चला गया। नीचे से एक जोरदार दरवाजा बंद होने की आवाज आई, फिर कार के इंजन की आवाज सुनाई दी। वैन चली गई और मैं अंदर से बहुत शांत फील कर रहा था। तभी मेरा फोन बजा। ये मेरे बेस्ट फ्रेंड बो यान जो का फोन था। गो सिंह हैंग, बाहर आजा, चल पार्टी करते हैं, टैंगो क्लब चलते हैं। शादी के बाद उसने मुझे 10 बार इनवाइट किया था, जिसमें से मैं 9 बार गया था, लेकिन वो अभी भी हार नहीं मानता था। ठीक है, मैंने एक बार में ही हाँ कह दी। मेरी इस क्विक हाँ ने फोन के उस पार सन्नाटा कर दिया। आज तो तुम्हारी और वैन की वेडिंग एनिवर्सरी है, पक्का तुम बाहर आ रहे हो? बो यान जो पूरी तरह शॉक था। हाँ, एनिवर्सरी है, कोई डेथ एनिवर्सरी थोड़ी है। मैं अभी आ रहा हूँ। इतना कहकर मैंने कॉल कट कर दिया। मैंने कपड़े चेंज किए और अपनी लाल पॉश ड्राइव करते हुए सीधा टैंगो क्लब पहुंच गया। कुछ ड्रिंक्स के बाद मेरी हिम्मत अचानक बहुत बढ़ गई। बो यान जो ने मेरे कंधे पर हाथ मारते हुए कहा, गो सिंह हैंग, जो भी लड़की पसंद आ रही है सीधा जाके बात कर। वैन रोज ने स्कैंडल्स गिनाती है, हम भी किसी से कम थोड़े ही हैं। बात तो सही है। मैंने नशे में झूमते हुए चारों तरफ देखा और आखिरकार मेरी नजर एक कॉलेज स्टूडेंट पर जाकर रुक गई। मैं अपना ग्लास लेकर लड़खड़ाते हुए उसके पास गया, उसके कंधे पर हाथ रखा और पूछा, ड्रिंक करोगी? मेरी तरफ से। लड़की पहले तो चौंक गई, फिर उसने सॉरी बोलते हुए सिर हिलाया। सॉरी ब्रो, मेरा पहले से एक बॉयफ्रेंड है। ओह ऐसा है, आई एम सॉरी। मैंने उस लड़की के सामने झुककर माफी मांगी। मैं बस मुड़कर किसी और को ढूंढने ही वाला था कि मैं 2 कदम भी नहीं चला और किसी से टकराकर नीचे गिर गया। मेरे हाथ का ग्लास टूटकर चकनाचूर हो गया। अंकल, मैं आपको उठाती हूँ। ये वही कॉलेज स्टूडेंट थी। उसने मुझे हाथ दिया, लेकिन मैं जमीन पर बैठे बैठे ही उसे देखने लगा। मेरा चेहरा एकदम लाल हो गया था। ये क्या हो रहा है? मुझे शायद हेल्यूसिनेशंस हो रहे थे। उस कॉलेज स्टूडेंट का चेहरा अचानक से वैन में बदल गया, जो मुझे कोल्ड नजरों से घूर रही थी। मैंने उठने की कोशिश की, लेकिन मेरा हाथ सीधा टूटे हुए ग्लास पर पड़ा और उसमें से खून निकलने लगा। मैं बस 2 सेकंड के लिए सुन्न हुआ और फिर सीधा बेहोश हो गया। जब मेरी आंख खुली तो मैं अपने ही बेडरूम में था। वो कॉलेज स्टूडेंट मुझे घर छोड़ गई थी। मैंने अपने बैंडेज वाले हाथ को देखा और उसे ढूंढने ही वाला था कि तभी दरवाजे के बाहर से आवाज आई। वैन की बहुत ही लेजी सी आवाज आई, तुम लोग मजे करो, मुझे आज कोई इंटरेस्ट नहीं है। वो सेकंड फ्लोर की रेलिंग के सहारे खड़ी थी और उसकी उंगलियों के बीच सिगरेट थी। मैंने दरवाजे के फ्रेम को पकड़ते हुए उसके पास जाकर पूछा, तुमने उसे कहाँ छुपाया है? किसे? वैन ने फ्राउन करते हुए पूछा। उस कॉलेज स्टूडेंट को। मैंने सच सच बता दिया। वैसे भी 1 महीने बाद वैन नैनजे के पीछे पागल होने ही वाली थी, तो मैं भी पहले से ही अपने लिए कोई ढूंढ सकता हूँ। देखते ही देखते वैन का खूबसूरत चेहरा गुस्से से लाल हो गया। उसने मेरा हाथ जोर से पकड़ा और मुझे खींचते हुए क्लोजेट में ले गई। इसे चेंज करो, तुम्हें ऐसे कपड़े पहनने की परमिशन किसने दी है? वैन 2 दिन पहले तुम एक प्रिटी बॉय के साथ होटल में थी, क्या ये सच है? मैंने कामली पूछा। ये सब तुम्हें पूछने का कोई हक नहीं है। उसका जवाब हमेशा की तरह ही था। तो फिर तुम्हें भी मुझ पर हक जताने की कोई जरूरत नहीं है। अगर डिवोर्स नहीं लेना तो हम दोनों अपनी अपनी लाइफ जिएंगे। मैंने सीधा बोला, मुझे चीट करना चाहते हो? वैन वॉन ने कोल्ड स्माइल दी। गूसिंग हैंग, क्या तुम पागल हो गए हो? कोई गलत दवा खा ली है क्या? तो फिर मुझे डिवोर्स दे दो। मैंने फिर से वही बात बोली, सपने देखना बंद करो। वैन वॉन ने मेरा प्लान समझ लिया और फिर से अपने कोल्ड एटीट्यूड में वापस आ गई। मैं तुम्हें इस शादी के लिए जिंदगी भर पछतावा करवाऊंगी। तुम अपनी लाइफ जीना चाहते हो तो जियो। मैं पूरी तरह से शॉक था। मुझे नहीं पता था कि मुझसे जबरदस्ती शादी करने की वजह से वो मुझसे इतनी नफरत करती है। जब मेरा दिमाग सुन्न पड़ा था, तभी वैन वॉन ने अपनी आंखें सिकोड़ी और मुझे घूरते हुए बोली, क्या तुम गूसिंग हैंग के जुड़वा भाई हो? मैंने एक फेक हंसी के साथ कहा, तुम खुद ही गैस कर लो। उसने कोई जवाब नहीं दिया, बस मेरे कान के पास आई। अगर तुम सच में इतने लोनली हो और बाहर जाकर मजे करना चाहते हो तो किसी बास्टर्ड को घर मत ले आना। मैं उसे एक्सेप्ट नहीं करूंगी। ये बात किसी सुई की तरह मेरे दिल में चुभ गई। मैंने हाथ उठाया और सीधा उसके चेहरे पर एक जोरदार थप्पड़ मार दिया, जिससे मेरे हाथ में भी झंझनाहट होने लगी। थप्पड़ की वजह से वैन वॉन का चेहरा एक तरफ घूम गया। उसके गाल पर मेरी 5 उंगलियों के निशान साफ छप गए थे। उसने धीरे से अपना चेहरा घुमाया और मुझे ऐसे देखा जैसे वो मेरा खून पी जाएगी। मेरा हाथ कांप रहा था, डर से नहीं बल्कि मेरा वूंड फिर से खुल गया था और उसमें से खून बह रहा था। वैन वॉन ने मेरे हाथ को देखा और फिर बिना कुछ बोले मुड़कर चली गई। बस उसकी कोल्ड पीठ
सीट ही मुझे दिखाई दे रही थी। उस थप्पड़ के बाद वैन वॉन फिर से गायब हो गई। वो गॉसिप न्यूज में, नाइट क्लब्स में, ऑफिस में, हर जगह थी, बस घर पर नहीं थी। मैं दिन गिन रहा था। अब बस आधा महीना ही बचा था जब वो और नैन्जे पहली बार मिलने वाले थे। इस दौरान मैं अक्सर उस कॉफी शॉप में जाता और नैन्जे नाम के उस आदमी को देखता। उसकी हर हरकत मेरी आंखों में छप सी गई थी। अगर मैं एक औरत होता तो मुझे भी उससे प्यार हो जाता। तभी एक कॉलीग ने उसे आवाज दी, नैन्जे, तुम्हारी गर्लफ्रेंड तुमसे मिलने आई है। ओ हाँ, उसकी एक गर्लफ्रेंड भी थी, एक बेचारी सी लड़की जो वैन वॉन के सामने कहीं नहीं टिकती थी। कॉफी शॉप का दरवाजा खुला और एक लड़की हाथ में टकोयाकी का बॉक्स लेकर अंदर आई। मैं उसे देखकर शॉक्ड रह गया। ये तो वही कॉलेज स्टूडेंट लिली थी। तुम यहाँ कैसे? नैन्जे एक छोटे पपी की तरह खुशी से अपनी मालकिन के पास खाना लेने पहुंच गया। तुम्हारे लिए टकोयाकी लाई हूँ। जब वो कॉलेज स्टूडेंट हंसी तो उसकी आंखें चांद की तरह सिकुड़ गईं, बिल्कुल नैन्जे जैसी। इसे कहते हैं कपल गोल्स। लेकिन आखिरकार वैन वॉन ने इन दोनों को बुरी तरह से अलग कर दिया था। क्या पाप था। मैं कोने में सिर झुकाकर बैठा रहा। मुझे डर था कि कहीं वो मुझे पहचान न ले कि मैं वही आदमी हूं जो क्लब में उससे फ्लर्ट कर रहा था। जब वो चली गई तब मैंने जल्दी से बिल पे किया और निकल गया। बॉस, शाओलू मुझे देखकर हमेशा यही कहता था, घर चले। मैं पूरी तरह से थक चुका था और पीछे वाली सीट पर टिक कर बैठ गया। ये कैसी लाइफ मिली है मुझे? यहाँ तो रिश्ते और भी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो गए हैं। अभी गाड़ी 100 मीटर्स भी आगे नहीं गई थी कि मैंने अचानक कहा, शाओलू, मैं ड्राइव करूंगा। मैंने स्टीयरिंग व्हील को कसकर पकड़ा। मेरी नजरें चारों तरफ थीं और जैसा मैंने सोचा था, मैंने आगे वाले चौराहे पर उस कॉलेज स्टूडेंट को देख लिया। मैंने सही मौका देखा और एक्सीलरेटर दबा दिया और सक्सेसफुली उसे टक्कर मारकर नीचे गिरा दिया। आई एम सॉरी। मैं घबराकर जल्दी से गाड़ी से उतरा और उसे उठाने लगा। मैंने देखा कि उसके पैर से बहुत खून बह रहा था। उसे काफी चोट आई थी। अंकल, उस कॉलेज स्टूडेंट ने दर्द सहते हुए हैरानी से कहा। मैंने तुरंत शाओलू को ऑर्डर दिया कि इसे हॉस्पिटल ले चलो। इस कॉलेज स्टूडेंट का नाम लिली था, 21 साल की स्टूडेंट। मैं हॉस्पिटल के बेंच पर बैठा था, अपने फोन में सेव किए हुए नए नंबर को देखते हुए मेरा दिल उदासी से भर गया। मैं अभी भी इतना महान नहीं बन पाया था। मुझे बस यही बदला समझ आया कि जैसे को तैसा दिया जाए। अगर नान्जे मेरी वाइफ को मुझसे छीन सकता है तो मैं उसकी गर्लफ्रेंड को उससे क्यों नहीं छीन सकता। मैंने उसका सारा हॉस्पिटल बिल पे किया और उसे न्यूट्रिशन और वर्क लॉस का कॉम्पेंसेशन भी दिया। बस आधे ही दिन में मैंने उसकी सारी इन्फॉर्मेशन निकाल ली थी। अच्छे से रेस्ट करना, मैं तुमसे मिलने आता रहूंगा। जाने से पहले मैंने एक अच्छे बड़े भाई की तरह स्माइल दी। कोई बात नहीं ब्रो, अभी यंग हूँ, बॉडी अच्छी है तो जल्दी रिकवर हो जाऊंगी। लिली ने बहुत ही मासूमियत से जवाब दिया। वापस जाते हुए मैं सीधा फार्मेसी गया और बहुत सारे सप्लीमेंट्स खरीदे। फिर मैंने शाओलू से कहा कि हाउसकीपिंग कंपनी से कुछ अच्छे सर्वेंट्स ढूंढ कर लाए जो बहुत अच्छा खाना बनाते हो और प्रेफरेबली उनके पास न्यूट्रिशनिस्ट का सर्टिफिकेट भी हो। शाओलू ने तुरंत हाँ कह दी। घर पहुंचकर मैं अपना प्राडा ब्रीफकेस लेकर आगे चल रहा था और शाओलू सप्लीमेंट्स का ढेर लेकर मेरे पीछे आ रहा था। लेकिन जैसे ही मैंने दरवाजा खोला, मैंने देखा कि वैन सीढ़ियों से नीचे आ रही थी और नीचे आते हुए वो अपने बहुत ही अट्रैक्टिव नेकलाइन को ठीक कर रही थी। मैंने तुरंत शाओलू को वहां से जाने का इशारा किया। 1 घंटे बाद एक पार्टी है, तुम्हारे पेरेंट्स भी वहां आ रहे हैं, तैयार हो जाओ और मेरे साथ चलो। वैन ने उन सप्लीमेंट्स की तरफ भी देखा नहीं, बस मुझे एक बोरिंग टोन में ऑर्डर दिया। वो मुझे कभी भी किसी इवेंट में अपने साथ नहीं ले जाती थी, सिवाय तब जब मैं उसके किसी काम आ सकूं। ठीक है, मैं खड़ा हुआ और सेकंड फ्लोर पर कपड़े चेंज करने चला गया। इस आधे महीने में मैंने अपना सारा वार्डरोब बदल दिया था। मैंने एक वाइन रेड कलर का स्लिम फिट सूट सिलेक्ट किया जिसका नेकलाइन थोड़ा डीप था ताकि कॉलर बोन दिखे, और साथ में डायमंड जड़ी हुई वॉच और ब्रोच भी पहना। स्पॉटलाइट के नीचे तो ये किसी की भी आंखें चकाचौंध कर सकता था। पहले मैं जितना सिंपल रहता था, अब मैं उतना ही फ्लैशी बन गया था। वैन नीचे मेरा वेट कर रही थी और फोन पर बात कर रही थी। उसने मेरे नीचे आने की आवाज सुनी लेकिन कोई रिएक्शन नहीं दिया। उसने मुझे मुड़कर देखा तक नहीं। मुझे भी कोई फर्क नहीं पड़ा। मैं सीधा गाड़ी में जाकर बैठ गया। कुछ मिनट्स बाद वैन बाहर आई। गाड़ी में बैठने से लेकर चलने तक उसकी नजर 1 सेकंड के लिए भी मुझ पर नहीं पड़ी। रास्ते में हमने आपस में एक शब्द भी बात नहीं की। वो गाड़ी चला रही थी और मैं अपना फोन चला रहा था। मैंने लिली को वीचैट पर ऐड कर लिया था और उसका हालचाल पूछने लगा। लिली, क्या तुम्हें हॉस्पिटल का खाना पसंद नहीं आ रहा? तुम्हारा ब्रो तुम्हारे लिए खाना भेज देगा। नहीं ब्रो, मुझे आदत है। मैं कल तुमसे मिलने आऊंगा और तुम्हारे लिए कुछ सप्लीमेंट्स भी लाऊंगा। शर्माना मत, कुछ भी चाहिए हो तो सीधा बता देना। अगर वैन नान्जे के सामने एक रिच, ब्यूटीफुल और टॉल औरत थी तो मैं भी लिली के सामने एक टॉल, रिच और हैंडसम लड़का बनूंगा। देखा जाए तो हम दोनों बराबरी पर ही थे। मेरे दिल को ये सोचकर ही सुकून मिल गया। तभी आगे रेड लाइट आई और गाड़ी रुकी। आखिरकार वैन ने अपनी गर्दन घुमाई और मुझे साइड से देखा। उसने बड़ी देर बाद नोटिस किया कि मैं आज कुछ अलग लग रहा हूँ, लेकिन उसके मुंह से फिर भी कुछ अच्छा नहीं निकला। ये सूट तुम्हारे ऊपर पूरी तरह से वेस्ट है, जैसा मैंने सोचा था। टीवी सीरियल्स में जो हीरो हीरोइन को इम्प्रेस करता है वो सब फेक होता है। मैंने अपना फोन रखा और अपना चेस्ट थोड़ा आगे करते हुए पूछा, क्या सच में मेरे एब्स नहीं दिख रहे? मैंने आज स्पेशल पैडेड इनर्स पहने थे। मेरी इस बोल्ड हरकत से वैन का चेहरा फिर से गुस्से से भर गया। उसने कोल्डली कहा, गोसिंग हैंग, क्या तुम तमीज में नहीं रह सकते? क्यों?
मैंने भी पलट कर पूछा। मैं इतने सालों से तमीज में ही था, क्या उसका कोई फायदा हुआ? कोई फायदा हुआ? अपनी लिमिट मत भूलो। वैन की टोन बहुत खराब थी। वो मुझे अपना पति नहीं मानती थी, लेकिन मुझसे ये एक्सपेक्ट करती थी कि मैं एक पति की तरह बिहेव करूं। मैंने अपना सिर घुमा लिया और खिड़की के बाहर देखने लगा। मैं कोई बात नहीं करना चाहता था। पार्टी में पहुंचने के बाद मैं और वैन कुछ देर के लिए एक फेक कपल बने रहे और कुछ नॉर्मल सी बातें की। फिर मैं अकेला ही एक जगह जाकर बैठ गया और मेरी किस्मत तो देखो, मेरे बगल में वही प्रिटी बॉय चैन ली बैठा था जो कुछ दिन पहले वैन के साथ होटल जाने की वजह से ट्रेंडिंग में था। तुम यहाँ अकेले क्या कर रहे हो? एक और आदमी उसके पास आया और उससे पूछा। शिंग युआन, तुम मेरे साथ बैठ जाओ। चैन ली की आवाज बहुत क्लियर थी। तुम्हारी बॉस वैन वहां है, तुम जाकर उससे मिलते क्यों नहीं? ली शिंग युआन ने उसका मजाक उड़ाते हुए कहा। बकवास मत करो, बॉस वैन का पहले से एक पति है। उसका पति तो बस नाम का ही है। सबको पता है कि आजकल तुम उसके बहुत क्लोज हो। मैंने सुना है उसने तुम्हारे लिए घर भी खरीदा है। ली शिंग युआन पूरी तरह से जेलसी से भर गया। वो मेरे लिए बहुत जनरस है। चैन ली की बातों में पूरी तरह से शो ऑफ था। मैं बहुत लकी हूं कि वो मुझे मिली। वैन सबके लिए जनरस थी, सिवाय मेरे एक ऐसे पति के लिए जो बस नाम का था। तभी मेरे पेरेंट्स मेरी तरफ आए। अहैंग वैन का नाम सुनकर चैन ली और ली शिंग युआन ने तुरंत मुड़कर मुझे देखा और उनके चेहरे का एक्सप्रेशन देखने लायक था। मैं खड़ा हुआ और अपनी मॉम का हाथ पकड़ते हुए बोला, उसके साथ रहने में क्या मजा है, आप लोगों के साथ बात करना ज्यादा अच्छा है। मेरी मॉम ने मुझे हैरानी से देखा। चैन ली आखिरकार मुझे पहचान गया था। उसका चेहरा कभी लाल तो कभी सफेद पड़ रहा था और उसकी आंखों में मेरे लिए दुश्मनी साफ दिख रही थी। मैंने अपनी मॉम को बैठाया और जोर जोर से कंप्लेन करना शुरू कर दिया। मेरा आ जाने का बिल्कुल भी मन नहीं था, पर वैन ने जिद की कि मैं उसके साथ आऊं। यहाँ बहुत बोर हो रहा है। तुम भी ना, ये एक बिजनेस इवेंट है, इसमें बोर होने वाली क्या बात है? मेरी मॉम ने मेरा हाथ पकड़ा। हालांकि वो मुझे डांट रही थी, लेकिन उनकी टोन में मेरे लिए बहुत प्यार था। मैंने साइड से चैन ली को देखा और अपनी बात कंटिन्यू रखी। बोरिंग तो है ना? ओ हाँ, मैंने श्याओ लू से कुछ सर्वेंट्स हायर करने को बोला है। वैन कह रही थी कि मैं बहुत पतला हो गया हूँ और मुझे थोड़े मसल्स बनाने चाहिए, तो मैंने सोचा हायर कर ही लूँ। मेरी मॉम ने मेरी बात से एग्री किया। तो क्या तुम उसके साथ अपनी मैरिड लाइफ एंजॉय नहीं करना चाहते? अब मैंने बहुत एंजॉय कर लिया। चैन ली अपने लाइट पिंक होठों को काट रहा था। ऐसा लग रहा था कि वो बहुत मुश्किल से खुद को कंट्रोल कर रहा था। अगले ही पल चैन ली अचानक से खड़ा हुआ और जल्दी से वहां से चला गया। ली जिंग युआन भी ऑकवर्ड होकर उसके पीछे पीछे चला गया। पार्टी खत्म हुई। मैं वैन के साथ वापस नहीं जाना चाहता था। मैं अपने गू फैमिली के घर जाकर अपने पेरेंट्स के साथ टाइम स्पेंड करना चाहता था। वैसे भी वैन को मेरी कोई परवाह नहीं थी, बस मुझे उसकी बेइज्जती नहीं करवानी थी। मेरी मॉम ने मुझे कार की कीज दी और पार्किंग एरिया में वेट करने को कहा। पर जैसे ही मैं अंडरग्राउंड पार्किंग में पहुंचा और मुझे मॉम की गाड़ी मिली, मैं बस उसमें बैठने ही वाला था, मैंने देखा कि वैन और चैनली एक दूसरे का हाथ पकड़कर खींच रहे थे। चैनली ने रोते हुए वैन का सूट का पल्लू पकड़ा हुआ था। तुम मेरे लिए इतनी अच्छी हो, क्या तुम्हारे दिल में मेरे लिए कोई फीलिंग नहीं है? विश्वास करना है तो करो, वरना भाड़ में जाओ। आगे से मुझे परेशान मत करना। वैन ने एक झटके से उसका हाथ हटा दिया। वो ऐसी ही थी, जब वो किसी से बोर हो जाती थी तो वो मुकर जाती थी और इसे पहचानती भी नहीं थी। बस एक घर देकर चैनली को लगा था कि वो उसका ट्रू लव है। तभी वैन की नजर मुझ पर पड़ी। उसने मुझे बहुत ही इरिटेशन और डिस्गस्ट वाली नजरों से देखा, जैसे मैं ही उसे परेशान कर रहा था। मैं जल्दी से गाड़ी में बैठा और दरवाजे लॉक कर लिए। अगर मुझे अपने पेरेंट्स का वेट ना करना होता तो मैं एक्सीलरेटर दबाता और वहां से तुरंत गायब हो जाता। मुझे दूर भागते देख न जाने वैन को क्या हुआ, वो सीधा मेरी मॉम की गाड़ी की तरफ आने लगी। उसने शीशा खटखटाया और बिना आवाज निकाले होठों से कहा, बाहर आओ। मैंने फ्राउन किया और सिर हिलाकर वैसे ही होठों से कहा, नहीं आऊंगा। अगले ही पल मेरा फोन बजा। ये वैन का कॉल था। गू सिंग हैंग, अभी बाहर आओ, मैं तुम दोनों के मामले में नहीं पड़ना चाहता। मैंने खिड़की के पार से उसके गुस्से से भरी आंखों में देखते हुए कहा। मैंने सोच लिया था, मैं उसके और नानजे के मिलने से पहले डिवोर्स नहीं ले सकता, तो मुझे बस थोड़ा और बर्दाश्त करना होगा। जब वो खुद डिवोर्स के लिए बोलेगी तो मैं तुरंत हाँ कह दूंगा और मुझे वैन फैमिली के शेयर्स का कुछ हिस्सा भी मिल जाएगा। इसमें मेरा कोई नुकसान नहीं था। वैन गुस्से से पागल हो रही थी। शायद उसने मुझे कभी मना करते हुए नहीं देखा था। तभी चैनली रोता हुआ आया और फिर से वैन का कपड़ा पकड़ लिया। मुझे उसमें अपना ही अक्स दिखाई दिया और मेरा उससे जज करने का हक एक ही पल में खत्म हो गया। वैन ने मुझे गुस्से से घूरा, चैनली को पकड़ा और उसे अपनी गाड़ी में बिठाकर वहां से तेजी से निकल गई। मैंने एक गहरी सांस ली। जब मेरे पेरेंट्स गाड़ी में वापस आए, मैं लगभग सो ही गया था। मॉम, मुझे स्टिकी राइस चिकन खाना है, मैं उनके कंधे पर सिर रखकर लाड़ से बोला। यही तो माँ का प्यार होता है, इतना सुकून और गर्माहट। इतनी रात को मैं तुम्हारे लिए स्टिकी राइस चिकन कहाँ से लाऊंगी? मेरी मॉम ने प्यार से मेरे हाथ पर मारते हुए कहा। आज क्या बात है, क्या वैन के साथ झगड़ा हुआ है? तुम तो कभी 10-15 दिन में भी घर का चक्कर नहीं लगाते। वो तो मैं प्यार में पागल था ना, मैंने हंसते हुए कहा। अब से मैं आपका प्यारा सा बेटा बन के रहूंगा। मेरे डैड का हाथ स्टीयरिंग व्हील से फिसलते फिसलते बचा। क्या तुम अब वैन को पसंद नहीं करते? करता हूं ना, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि मैं मूव ऑन नहीं कर सकता। मैं वैसे भी उसे रोक नहीं पाऊंगा।
देखो वेनवन को, हर रोज उसके नए स्कैंडल्स उड़ते रहते हैं। मुझे तो वो पहले से ही पसंद नहीं थी। मेरे डैड को आखिरकार हिम्मत मिल गई थी। वो एक स्कमबैग है। जैसे ही मैंने शुरू किया, मेरे पेरेंट्स ने वेनवन को लेकर अपनी सारी भड़ास निकाल दी। मुझे तब पता चला कि उन्होंने मेरे लिए कितना कुछ बर्दाश्त किया था। मेरा दिल भर आया और गिल्ट से मेरा सिर झुक गया। घर पहुंचते पहुंचते काफी रात हो चुकी थी। मैं नहाया और सीधा सोने चला गया। पता नहीं मैं कितनी देर तक सोया था, पर मेरी मॉम ने मेरे कमरे का दरवाजा खटखटाया। क्या हुआ? मैंने नींद में ही पूछा। तुम्हें स्टिकी राइस चिकन खाना था ना? मैंने तुम्हारे लिए थोड़ा सा बनाया है, उठकर खा लो फिर सो जाना। मेरी नींद एक पल में उड़ गई। मैं बेड पर बैठा कुछ सेकंड्स के लिए सुन रह गया। मेरी आंखें भर आईं और आंसू बहने लगे। क्या हुआ मेरे बच्चे? जरूर वेन ने तुम्हें परेशान किया होगा। मेरी मॉम डर गईं। उन्होंने जल्दी से मुझे गले लगा लिया। कल ही मैं वेन फैमिली के घर जाकर उनसे जवाब मांगूंगी। वेन ने मुझे परेशान नहीं किया, मैं बस बहुत इमोशनल हो गया हूं कि आप मुझसे इतना प्यार करती हैं। मैंने अपनी मॉम को गले लगाते हुए रोती हुई आवाज में कहा। वेन ने सच में मुझे परेशान नहीं किया। ये सब मेरा ही वन साइडेड प्यार था। वो एक खुले दिल वाली बुरी इंसान है और मैं एक बेवकूफ आशिक था। तो क्या स्टिकी राइस चिकन खाओगे? खाऊंगा। मुझे बहुत मन था ये खाने का। मैंने अपने आंसू पोंछे और बेड से उठ गया। अगले दिन जब मैं उठा तो मुझे बहुत हल्का फील हो रहा था। नाश्ता करने के बाद मैं हॉस्पिटल के लिए निकल गया। लीली के पैर में टांके लगे थे और उस पर मोटी पट्टी बंधी थी। वो हिलडुल नहीं सकती थी। ब्रो, तुम यहाँ कैसे? वो मुझे देखकर थोड़ी हैरान हुई। मैंने एक प्यारी सी स्माइल दी और पीछे मुड़कर कहा, शाओलो, इसे अंदर ले आओ। शाओलो तुरंत सप्लीमेंट्स का एक बड़ा सा ढेर लेकर लीली के बेड के पास रख गया। लीली को ये सब देखकर बहुत अजीब लगा। ब्रो, मुझे बस एक छोटी सी चोट लगी है, इतना कुछ करने की जरूरत नहीं है। छोटी सी चोट भी चोट ही होती है। मैं बेड के पास बैठ गया। ओ हाँ, मुझे तुम्हारा नाम तो पता ही नहीं है। मेरा नाम लीली है। मेरा नाम गू सिंह हैन है। तुम मुझे ब्रो गू बुला सकती हो। लीली ने अपना सिर हिलाया। ओके ब्रोगू। मैं लीली के साथ बैठकर बातें करने लगा। उसने अपने हैंडसम बॉयफ्रेंड के बारे में बताया और अपने ग्रेजुएशन के बाद शादी के सपने के बारे में भी बताया। मुझे हंसी आ गई, पर मैंने तुरंत खुद को रोक लिया। ब्रो, तुम हंस क्यों रहे हो? लीली ने थोड़ा झिझकते हुए पूछा। कुछ नहीं, मुझे बस अपनी कॉलेज लाइफ याद आ गई। मेरे भी कुछ ऐसे ही खूबसूरत सपने हुआ करते थे। ब्रोगू, तुमने किस यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन किया है? मैंने उसे गहरी नजरों से देखा। हान यूनिवर्सिटी। लीली पूरी तरह से शॉक्ड थी। ब्रोगू, हम दोनों एक ही यूनिवर्सिटी से हैं। हाँ, क्या इत्तेफाक है। मैंने भी खुश होने का नाटक किया। अगर नैन्जे की मुलाकात वेन से ना होती तो लीली के सपने 90% सच हो ही जाते। जब हम बातें करके हंस रहे थे तभी एक साफ और मीठी आवाज आई। लीली, मैं तुमसे मिलने आया हूँ। ये आवाज बिल्कुल वैसी ही जैसी पिछली लाइफ में वेन की एक्सक्लूसिव फोन रिंगटोन हुआ करती थी। मैंने तुरंत मुड़कर देखा। नैन्जे ने एक व्हाइट टी शर्ट पहनी थी। वो 20 साल का एक बहुत ही हैंडसम और एनर्जेटिक लड़का लग रहा था। उसकी इस यंग एनर्जी को देखकर मुझे अंदर ही अंदर जलन होने लगी। जब मैं 20 साल का था तब तक मैं वेन से 3 साल से एक तरफा प्यार कर रहा था। ऐसा क्यों है कि उसी उम्र में नैन्जे को वेन का जुनून मिल गया और मुझे बस रात रात भर जागकर तड़पना पड़ा। अगर मुझे पता होता कि तुम आओगे तो मैं तुम्हें बताती ही नहीं, तुम्हें फालतू में टेंशन दी। लीली ने नैन्जे को देखकर खुशी से कहा। क्या तुम पागल हो? तुम्हें चोट लगी है और तुम मुझे बताना नहीं चाहती थी। नैन्जे हाथ में फ्रूट्स लेकर उसके पास आया। मैं खड़ा हुआ और वहां रखी इकलौती कुर्सी नैन्जे को दे दी। मैं बहुत शांत था क्योंकि आगे चलकर मुझे वेन को भी उसे ही देना था, तो एक कुर्सी देना कौन सी बड़ी बात थी। ब्रो, तुम? नैन्जे ने अचानक मुझे पहचान लिया और हैरानी से पूछा, तुम यहाँ कैसे? क्योंकि मैंने तुम्हारी प्यारी सी गर्लफ्रेंड को टक्कर मार दी थी। मैंने एक ऑकवर्ड स्माइल दी। नैन्जे ने मुझे देखा, फिर लीली को देखा और मुझे ब्लेम करने के बजाय हंसने लगा। क्या इत्तेफाक है लिली, ये ब्रो अक्सर हमारे कैफे में कॉफी पीने आते हैं। ये बहुत अच्छे इंसान है। पक्का तुमसे गलती से ही टकरा गए होंगे। उसकी इस समझदारी ने मुझे एकदम स्पीचलेस कर दिया था। अगर कोई और होता तो शायद वो गलती होती, पर मैं नहीं। मैंने तो सही मौका देखकर उसे टक्कर मारी थी। मुझे पता है ब्रोगू, आपने जानबूझकर तो नहीं किया होगा और ऊपर से आपने मुझे इतने सारे एक्स्ट्रा पैसे भी दे दिए। मुझे खुद शर्म आ रही है। लीली ने अपना सिर खुजाते हुए कहा। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। नैन्जी ने तुरंत अपना फोन निकाला। ब्रोगू, अपना QR कोड दो, मैं तुम्हें एक्स्ट्रा पैसे वापस कर देता हूँ। उसका ये एटीट्यूड, ना किसी के सामने झुकना और ना ही पैसों का लालच करना, शायद यही वो चीजें थी जिन्होंने वेन को उसकी तरफ अट्रैक्ट किया था। मैंने इतने ब्रांडेड कपड़े पहने थे लेकिन उसके सामने मैं बिल्कुल सस्ता लग रहा था। वापस करने की कोई जरूरत नहीं है। लीली के पैर पर चोट का निशान रह जाएगा, ये पैसे उसी के लिए हैं। तुम लोग बात करो, मुझे कुछ काम है तो मैं चलता हूँ। इतना कहकर मैं मुड़ा और वहां से निकल गया। इस कपल के पास ये रोमांस करने का ज्यादा टाइम नहीं बचा था, बस आधा महीना। आधे महीने बाद वेन एक जबरदस्त एंट्री लेगी और नैन्जे उसका शिकार बन जाएगा। हॉस्पिटल से निकलने के बाद मैंने श्याओलू को फेंगजो मैंशन आपस चलने को कहा, वो विला जहां मैं और वेन रहते थे। मुझे वहां से अपनी चाइनीज मेडिसिन लेनी थी और मेरी मॉम का हाथ का खाना। इसके साथ तो मेरा वजन 1 महीने में 10 किलो बढ़ना पक्का था। पर जैसे ही मैंने अपना चाइनीज मेडिसिन का पैकेट उठाया और वहां से निकलने लगा,
वैन वैन अचानक सीढ़ियों पर आ गई। कल रात तुम गाली से बाहर क्यों नहीं आए? उसने मुझे घूरते हुए कहा और उसकी आंखों में गुस्सा साफ झलक रहा था। ये फिर से घर पर कैसे है? नॉर्मली तो ये 3 महीने में एक बार ही दिखाई देती थी। मैंने तुम्हारे किसी भी स्कैंडल में पहले कभी इंटरफेयर नहीं किया और मैं इस ट्रेडिशन को तोड़ना नहीं चाहता था। मैंने बहुत कामली जवाब दिया। ओह सच में? तो फिर एक एक करके उन सबका करियर खत्म होना और उनके सारे काले राज बाहर आना, ये सब बस इत्तेफाक था। इसका मतलब उसे सब पता था, बस उसने कभी मुझे रोका नहीं, क्योंकि वो सारे आदमी बस टाइम पास थे, नैन जे की तरह नहीं। पिछली लाइफ में जब मैं वैन वैन से बस एक बार मिलने के लिए तरस रहा था तो वो एक गुस्से में भरी शेरनी की तरह मुझ पर टूट पड़ी थी। मैं इस बात से इनकार नहीं करूंगा, तुमने उन सबको बहुत सारे पैसे और रिसोर्सेज दिए थे, तो वो सब हमारी जॉइंट प्रॉपर्टी हुई। तो अगर मैंने उसमें से कुछ वापस ले भी लिया तो ये नॉर्मल सी बात है। तो फिर कल रात चैनली के साथ क्या हुआ? वैन वैन नीचे आई और बिल्कुल मेरे सामने आकर खड़ी हो गई। उसकी बॉडी लैंग्वेज बहुत थ्रेटनिंग थी। मैंने उसे एक घर दिया था जिसका आधा हिस्सा तुम्हारा है, तो तुमने वो घर उसके मुंह पर ही वापस क्यों नहीं मांग लिया? क्या वैन वैन पागल हो गई है? वो अब मुझसे ऐसी फालतू की बातें क्यों कर रही है? ज्यादा से ज्यादा 1 साल बाद वो मुझसे डिवोर्स मांग लेगी और मुझे बहुत सारे पैसे देगी, तो क्या मुझे इस एक घर की परवाह है? मैंने मूव ऑन कर लिया है। वो पहला नहीं था और ना ही आखिरी होगा। मैं किस किस से डील करता रहूंगा? मैंने जल्दी से ये बोला और वहां से निकल गया। मुझे शाओ लू को ही दवा लेने के लिए अंदर भेजना चाहिए था। घर वापस आकर मैंने मेडिसिन सर्वेंट को दे दी। मेरे डैड जैसे ही दरवाजे से अंदर आए, उन्होंने मुझे घूरते हुए अपना फोन मुझे पकड़ा दिया। पॉपुलर एक्टर चेन ली और वैन ग्रुप की फीमेल सीईओ होटल से एक साथ बाहर आते हुए दिखे। मैंने फोन डैड को वापस किया और उन्हें मनाते हुए बोला, डैड ये सब फेक है, ये सब बस ड्रामा है। तुम अभी भी उसे डिफेंड कर रहे हो। मेरे डैड को बहुत गुस्सा आ रहा था। तो फिर जाओ और उसे सबक सिखाओ, मैं भी तुम्हारे साथ आऊंगा। हम बाप बेटे मिलकर उसे मजा चखाएंगे। मेरी बात सुनकर मेरे डैड हंसने लगे। उनके बूढ़े चेहरे पर एक स्माइल आ गई। दोपहर को मैंने वो न्यूज ओपन की। चेन ली ने सफाई दी थी कि वो और वैन वैन बस अच्छे दोस्त हैं और एक शूटिंग के सिलसिले में बात कर रहे थे। लगता है वैन वैन ने फिर से इसके लिए काफी पैसे खर्चे होंगे। मुझे पता ही नहीं चला कि मैं कब सोफे पर सो गया। फिर अचानक बो यानजू का कॉल आया। गुसिंग हैंग जल्दी आजा ड्रिंक करने, यहाँ बहुत अच्छी लड़कियां हैं। बो यानजू ने फोन पर चिल्लाते हुए कहा, ऐसी लड़कियां जो दुनिया में कहीं नहीं मिलेंगी, तू जल्दी आ। जब से इन्हें पता चला था कि मैं वैन वैन को डिवोर्स देने वाला हूं, ये सब बारी बारी से मुझे इनवाइट कर रहे थे। उन्हें लग रहा था कि मैं बहुत दुखी और उदास हूं और मुझे भी सच में बाहर जाने की जरूरत थी, वरना मैं फिर से अपनी पिछली लाइफ के बारे में सोचकर परेशान होने लगूंगा। मैं कपड़े चेंज करके अभी आ रहा हूं। आधे घंटे बाद मैं पूरी एनर्जी के साथ निकल पड़ा। मुझे मानना पड़ेगा, बो यानजू जो लड़कियां लाया था वो सच में बहुत खूबसूरत थी, बिल्कुल इंटरनेट इन्फ्लुएंसर्स जैसी। लेकिन मैं जितनी ड्रिंक्स पी रहा था, मेरे दिमाग में बार बार उन लड़कियों का कंपैरिजन वैन वैन के साथ हो रहा था। वैन वैन सच में उनसे बहुत ज्यादा खूबसूरत थी। एक्सक्यूज मी, मैं वॉशरूम से आता हूँ। मैं जैसे ही उठा, मेरे बगल में बैठी हुई खूबसूरत लड़की तुरंत उठी और मुझे सहारा दिया। जब मैं उल्टी करके बाहर आया तो वो अब भी मेरा इंतजार कर रही थी। क्या मैं तुम्हारा वीचैट ले सकती हूँ? मैंने जानबूझकर पूछा। वीचैट का क्या करोगी? उसने सीधा जवाब दिया, अगर तुम्हें कभी अकेलापन फील हो तो तुम मुझे कभी भी बुला सकते हो। मेरी आंखें खुली की खुली रह गईं। बो यानजू सच में मेरे लिए कुछ कॉल गर्ल्स ले आया था। नशे की वजह से मैंने अपना सिर नीचे किया और उसके करीब जाकर बोला, देखते हैं मैं ये अकेलापन बर्दाश्त कर पाता हूं या नहीं। इतना कहकर मैं मुड़ा और वहां से चला गया। मुझे ऐसी लड़कियों में कोई इंटरेस्ट नहीं था, लेकिन बो यानजू मेरे पीछे ही खड़ा था। मुझे आते देख वो तेजी से अपनी सीट पर भाग गया। मेरी कैपेसिटी खत्म हो गई है, मैं सोने जा रहा हूँ। मैंने अपना सिर पकड़ा, मुझे सच में चक्कर आ रहे थे। मैं भी घर जा रहा हूँ। फेंग यू भी खड़ा हो गया। बो यानजू ने मुंह बनाया और बिल पे करने चला गया। जाने से पहले बो यानजू किसी चोर की तरह हंस रहा था। गुसिंग हैंग, क्या तुम्हारी वैन वैन ये सुनकर जेलस होगी कि तुम बाहर लड़कियों के साथ ड्रिंक्स कर रहे हो? मैंने गाड़ी में बैठते हुए हाथ हिलाकर कहा, उसका नाम मत लो, अब शगुन होता है। जब मैं अपने घर के पास पहुंचने ही वाला था, अचानक से एक जोरदार ब्रेक लगी और मेरी नींद उड़ गई। शाओलू, ये क्या कर रहे हो? बॉस, वो सीईओ वैन की कार है। शाओलू ने रास्ते के बीच में खड़ी बुगाटी की तरफ इशारा किया। वैन वैन यहाँ कैसे आई? मैंने शाओलू को गाड़ी घर ले जाने को बोला और सोचा कि मैं पैदल चला जाऊंगा, लेकिन वैन वैन अपनी गाड़ी से बाहर आई और मेरा रास्ता रोक लिया। वो बहुत गुस्से में लग रही थी। उसकी आंखों में गुस्सा साफ दिख रहा था। यहाँ आओ, मुझे एक्सप्लेन करो कि ये सब क्या है। उसने अपना वीचैट मोमेंट्स खोला और उसमें साफ साफ मेरी और उस लड़की की वॉशरूम के बाहर की फोटो थी, जिसमें मैं उसके बहुत करीब था और फोटो देखकर लग रहा था कि हम कुछ ज्यादा ही क्लोज हैं। और ऊपर से बो यानजू का कैप्शन, दुनिया में लड़कियों की कोई कमी थोड़े ही है। मेरे भाई गू सिंग हैंग ने आखिरकार मूव ऑन कर लिया। मेरे मुंह से अचानक हंसी निकल गई। कैप्शन तो बहुत अच्छा लिखा है। गू सिंग हैंग, वैन वैन ने दांत पीसते हुए कहा, क्या तुमने नहीं कहा था कि हम अपनी अपनी लाइफ जी सकते हैं? तो अब तुम मुझसे पूछताछ करने क्यों आ गई? वैन वैन ने एक कोल्ड स्माइल दी। हाँ, हम अपनी लाइफ जी सकते हैं, पर तुम्हें इसे पोस्ट करने के लिए किसने कहा? मैं तो भूल ही गया था कि बो यानजू के वीचैट मोमेंट्स वैन वैन के फ्रेंड्स भी देख सकते थे।
अब उसकी इज्जत का क्या होगा? तभी मैं सोचूं, बो यानजू इतनी चालाकी से क्यों हंस रहा था? वो जानबूझकर वैन वैन को जलाना चाहता था। ठीक है, अगली बार मैं उन्हें पोस्ट करने से मना कर दूंगा। मेरे सिर में बहुत तेज दर्द हो रहा था और मैं बस घर जाकर सोना चाहता था, लेकिन मैं जैसे ही मुड़ा, वैन वैन ने मेरा हाथ बहुत जोर से पकड़ लिया। मुझे इतना तेज दर्द हुआ जैसे मेरी हड्डी ही टूट जाएगी। अगले पल मैंने तेजी से अपना सिर झुकाया और वैन वैन की बाह पर जोर से काट लिया। वो मेरे इस सडन रिएक्शन से हैरान हो गई और उसने मुझे झटके से दूर भी नहीं किया, बस मुझे खुद को काटने दिया। क्या तुम पागल हो गए हो? वैन वैन को आखिरकार मुझे दूर ढकेलने का ख्याल आया। उसकी बाह पर मेरे दांतों के निशान छप गए थे। मैंने उसे अपनी उदास नजरों से देखा। मेरे दिल में छुपा हुआ वो दर्द जिसे मैं किसी से नहीं कह सकता था, वो अब बाहर आ रहा था। मैंने उसे इतने साल प्यार किया था, लेकिन कभी भी मैं उस पर अपना कोई हक नहीं जता पाया। और वो नैंजे, वो उसकी गर्दन पर हमेशा किस मार्क्स छोड़ता था। वैन वैन, क्या तुम्हें सच में मुझसे पूछताछ करने का हक है? मैंने अपने होठों से खून साफ करते हुए कोल्डली बोला। इतने सालों में तुम्हारे इतने सारे स्कैंडल जुड़े हैं जिन्हें मैं उंगलियों पर भी नहीं गिन सकता। क्या मेरी कोई इज्जत नहीं है? वैन वैन ने बहुत ही कोल्डली जवाब दिया। क्या ये सब तुम्हारी वजह से नहीं हुआ? क्या तुम्हें मुझसे शादी करने के लिए किसी ने मजबूर किया था? बिल्कुल नहीं। अगर कोई मुझे तुमसे शादी करने से रोकता तो शायद मैं उसे भी मार देता। हाँ, ये सब मेरी वजह से ही हुआ है। मैंने उसकी आंखों में देखकर एक एक लफ्ज साफ कहा। लेकिन इंसान हमेशा बदलता है और अब मैंने सब सोच लिया है, ठीक है? नहीं। वैन वैन का जवाब हमेशा की तरह बर्फ जैसा ठंडा था। तुमने वो रास्ता चुना जो तुम्हें नहीं चुनना चाहिए था, तो अब तुम्हें उसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। मैं अचानक हंसने लगा। वैन वैन, क्या तुम मानोगी अगर मैं कहूं कि बहुत जल्द तुम खुद मुझसे डिवोर्स मांगोगी? उसने मुझे बहुत ही कोल्ड नजरों से देखा। गूसिंग हिंग, क्या तुम कोई सपना देख रहे हो? मैंने एक गहरी सांस ली। देखते जाओ, तुम खुद मुझे आजाद करोगी। इतना कहकर मैं मुड़ा और घर जाकर सोने के लिए जाने लगा। लेकिन पता नहीं कैसे वैन वैन ने मुझे एक चील की तरह पकड़ा और आसानी से अपनी गाड़ी में धकेल दिया। नहीं, मुझे फोंगजू मेंशन नहीं जाना। दरवाजा खोलो। मैंने बहुत जोर से विरोध किया, पर उसने मेरी एक न सुनी। गाड़ी तेजी से फोंगजू मेंशन की तरफ दौड़ने लगी। मैंने उसे गुस्से से घूरते हुए कहा, मुझे वापस छोड़ो, मुझे वहां से कुछ लेना है। क्या लेना है? उसने बिना किसी एक्सप्रेशन के पूछा। मेरी चाइनीज मेडिसिन। वैन वैन की नज़र एकदम से बदल गई। क्या तुम्हें कोई जानलेवा बीमारी हो गई है? इस इंसान को बात करना बिल्कुल नहीं आता। मैंने एक स्माइल दी और कहा, नहीं ऐसा नहीं है, बस मैं बहुत पतला हो गया हूँ, तो मैं अपनी हेल्थ ठीक करना चाहता हूँ ताकि मैं माचो बन सकूँ। मुझे नहीं पता था कि ये सब सुनने के बाद वैन वैन का चेहरा और भी गुस्से से भर जाएगा, लेकिन तभी मुझे नशे का असर होने लगा और मैं पीछे की सीट पर ही सो गया। अगले दिन जब मेरी आंख खुली तो मैं वापस अपने बेड पर था। ये दूसरी बार था जब उसने मुझे कमरे तक पहुंचाया था, जो कि बहुत अजीब बात थी। मेरे सिर में बहुत तेज दर्द हो रहा था। मैंने शर्ट नहीं पहनी थी और मैं बस कुछ खाने के लिए नीचे जाने लगा, पर सीढ़ियों से आधे रास्ते पर ही मैंने देखा कि सोफे पर 3 औरतें बैठी थीं और वो सब मुझे ही घूर रही थीं। वैन वैन भी वहीं थी और उसके हाथ में ताश के पत्ते थे। उस पल उसका चेहरा तवे से भी ज्यादा काला पड़ गया। ये देखने लायक नहीं है। ज़ेंग यूटिंग ने दूसरी औरत का सिर नीचे की तरफ दबा दिया। मैं भी घबराकर वापस ऊपर अपनी शर्ट पहनने भाग गया। मैं मन ही मन वैन वैन को 800 गालियां दे रहा था। क्या उसने पिछले कुछ दिनों से कोई गलत दवा खा ली है या फिर उस पर किसी भूत का साया आ गया है? वो हर दूसरे दिन घर पर क्यों होती है? जब मैं शर्ट पहनकर वापस नीचे आया तो वो तीनों अब कार्ड्स नहीं खेल रही थीं, बल्कि बातें कर रही थीं। वैन वैन और उसकी इन बेस्ट फ्रेंड्स को मैं जानता था, बस मेरी इनसे कभी ज्यादा बात नहीं हुई। एक ज़ेंग यूटिंग, दूसरी निंगशी और तीसरी जियांगदू। ये तीनों ही बहुत अमीर खानदान से थीं। निंगशी थोड़ी अलग थी। उसने अपने फैमिली बिजनेस में काम करने की बजाय डॉक्टर बनना चूज किया। उन सबको पता था कि वैन वैन मुझे पसंद नहीं करती। उनके दिल में मैं कभी वैन वैन का पति नहीं था। पिछली लाइफ में उन्होंने नानजे को पाने में वैन वैन की मदद भी की थी, सिर्फ निंगशी को छोड़कर। उन तीनों ने मुझे नीचे आते देखा और मुझे किचन की तरफ जाते हुए देखा, पर किसी ने कुछ नहीं कहा। मैंने बिना किसी की परवाह किए अपने लिए एक बोल एग नूडल्स बनाए। चलो चलते हैं, वैन वैन ने बाकी दोनों को देखकर बोला। ज़ेंग यूटिंग और जियांगदू ने सिर हिलाया और वैन वैन के पीछे पीछे चली गईं। जल्द ही बाहर से कार के इंजन की आवाज आई। मुझे उनके जाने से कोई फर्क नहीं पड़ा। मैंने अपना ब्रेकफास्ट खत्म किया, जल्दी से तैयार हुआ और हॉस्पिटल के लिए निकल गया। आज मुझे अपना फुल बॉडी चेकअप करवाना था और साथ ही लीली को भी देखना था। हॉस्पिटल पहुंचने के बाद मैंने रजिस्ट्रेशन करवाया और अपना ब्रेन कैंसर का चेकअप करवाया, जो मुझे पिछली लाइफ में था। थैंकफुली अभी कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं थी। मैंने अपनी रिपोर्ट संभाली और लीली से मिलने के लिए मुड़ा। तभी एक मेल नर्स की शर्माती हुई आवाज आई, डॉक्टर निंग, आपकी शिफ्ट खत्म हो गई है, क्या हम साथ में खाना खाने चलें? थोड़ी दूर पर निंगशी अपने व्हाइट कोट में खड़ी थी। उसका चेहरा बहुत शांत लग रहा था। कौन सोच सकता था कि पिछली लाइफ में वो भी उसी नानजे के पीछे पागल हो गई थी। मैं उस आदमी को पार करके लीली के वार्ड में पहुंच गया। मुझे उम्मीद नहीं थी कि नानजे फिर से वहीं होगा। जे, तुम्हारी गर्लफ्रेंड के सिर्फ पैर पर चोट लगी है, हाथ नहीं टूटे हैं, मैं खुद खा सकती हूँ। लीली के मुंह में सेब का टुकड़ा था जो नानजे उसे खिला रहा था और वो उसे चबाते हुए बोली, मैं तुम्हारे लिए इतना कुछ कर रहा हूँ और तुम्हें ये अच्छा नहीं लग रहा? मैंने खासकर उन दोनों के रोमांस को तोड़ दिया। ब्रोगू, तुम फिर से आ गए। लीली एकदम हैरान थी। नानजे तुरंत खड़ा हो गया और उसने मुझे सीट ऑफर की। उसका वो हैंडसम सा चेहरा पास से और भी अच्छा लग रहा था। अचानक मुझे निंगशी की याद आई। अगले ही पल मैंने नानजे का हाथ पकड़ा और उसे कमरे के बाहर ले आया। ब्रोगू, क्या हुआ? नानजे घबरा गया था,
लेकिन निंगशी वहां से जा चुकी थी। मैंने उदास होकर एक गहरी सांस ली। अगर निंगशी की मुलाकात नानजे से पहले ही हो जाती तो क्या एंडिंग कुछ और होती। फिर मैंने नानजे को देखकर स्माइल की और बोला, कुछ नहीं, मैं तो बस तुम्हें एक फीमेल डॉक्टर से मिलवाने वाला था। मैंने नानजे को भेज दिया और मैं भी वहां ज्यादा नहीं रुका। वापसी के रास्ते पर मैं फार्मेसी गया और अपनी चाइनीज मेडिसिन दोबारा खरीदी। फिर मैंने शियाओलू को कॉल किया, क्या तुमने सर्वेंट्स ढूंढ लिए? बॉस गु, मैं उन्हें लेकर आपके घर की तरफ ही आ रहा हूँ। आधे घंटे बाद मैं फेंगजाओ मैंशन पहुंचा। सारे सर्वेंट्स वहां पहुंच चुके थे। मैंने अपनी चाइनीज मेडिसिन एक भले से दिखने वाले अंकल को दी और कहा कि इसे बनाकर मुझे दे दे। लेकिन जब वो अंकल एक काले रंग की मेडिसिन का बोल लेकर मेरे पास आए, मैंने उनके चेहरे को देखा तो मेरा दिल जोर से धड़कने लगा। मैंने हिचकिचाते हुए पूछा, आपका नाम क्या है? सर, मेरा सरनेम नान है। मुझे अचानक लगा कि ये दुनिया कितनी अजीब है। मैंने फ्लर्ट करने के लिए नानजे की गर्लफ्रेंड को चुना और सर्वेंट ढूंढने गया तो नानजे के डैड मिल गए। ये गेम अब और भी मजेदार होता जा रहा है। मैंने मेडिसिन का बोल पकड़ा, उसे फूंक मारकर थोड़ा सा पिया और अगले ही पल वो इतनी कड़वी थी कि मैंने सब बाहर उगल दिया। पता नहीं वन कब घर वापस आ गई थी। वो दरवाजे पर खड़े होकर अपने जूते बदल रही थी। उसकी आंखों में मेरे लिए डिस्गस्ट साफ दिख रहा था। अगर तुम पी नहीं सकते तो मत पियो, तुम्हें मुझसे इतनी प्रॉब्लम क्यों है? मैंने अपना मुंह साफ किया और पूछा, तुम फिर से घर कैसे आ गई? ये मेरा भी घर है तो क्या मैं यहाँ नहीं आ सकती? वन मेरे सामने आकर बैठ गई। उसके चेहरे पर कोई एक्सप्रेशन नहीं था। मैंने अपना सिर हिलाया और दोबारा मेडिसिन पीने लगा, लेकिन वो सच में बहुत कड़वी थी। वो मेरे गले तक पहुंचती इससे पहले ही मैंने दोबारा उसे बाहर उगल दिया। इस बार हालात और भी खराब थे। उस मेडिसिन की कुछ छींटें सीधा वन के चेहरे और शर्ट पर गिर गईं। उसका चेहरा एकदम ठंडा पड़ गया और वो मुझे घूरने लगी। मैं कड़वाहट की वजह से कुछ बोल नहीं पा रहा था। मैंने जल्दी से एक टिश्यू निकाला और उसके चेहरे पर लगा दिया। मुझे नहीं पता था कि वन मेरा हाथ इतनी जोर से पकड़ेगी और उसे झटक देगी। उसकी वो नफरत से भरी नजरें देखकर मैं सुन पड़ गया। मैंने शांति से टिश्यू नीचे फेंक दिया। आई एम सॉरी। वो मेडिसिन सच में बहुत कड़वी थी। वन ने एक शब्द भी नहीं कहा और ऊपर कपड़े बदलने चली गई। मैं भी मेडिसिन खत्म करके ऊपर चला गया और सीधा अपने कमरे में गया। मैंने डस्ट कवर हटाया और मेरे कमरे में एक बहुत ही प्यारी सी पियानो की धुन बजने लगी। लेकिन तभी वैन ने जोर से दरवाजा खोला और गुस्से से चिल्लाई, बहुत शोर है। मेरे अंदर अचानक से गुस्सा भड़क गया। पिछली लाइफ में बस इसी वजह से मैंने अपना मनपसंद पियानो बजाना छोड़ दिया था, क्योंकि उसे शोर लगता था। तभी तो बो यानजू और मेरे बाकी दोस्त मुझे बेवकूफ कहते थे। मैंने गुस्से में पियानो की कीज पर जोर से हाथ मारा। उस अजीब सी आवाज को सुनकर वैन ने फ्राउन किया। अगले ही पल मैंने पियानो को आराम से बंद किया और बहुत ही प्यार से बोला, तो फिर डिवोर्स ले लेते हैं। डिवोर्स के बाद हम दोनों अपनी लाइफ जी सकते हैं। मैं चाहे सोना बजाऊं, तुम्हें कोई आवाज नहीं आएगी। वैन ने कोल्ड स्माइल दी और मेरा मजाक उड़ाते हुए कहा, मुझे लगता है बिना डिवोर्स के भी हम अलग अलग रह सकते हैं। तो फिर तुम घर वापस क्यों आ जाती हो? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। क्या इस घर में कुछ ऐसा है जो उसे अपनी तरफ खींचता है? कहीं वो मैं तो नहीं हूं? वैन को शायद मेरे इस तरह से पलटकर जवाब देने की आदत नहीं थी। उसका चेहरा और भी गुस्से से भर गया, लेकिन उसने अपना गुस्सा कंट्रोल किया और मुझसे पूछा, गु सिंग हैंग, ऐसा लग रहा है कि तुम नहीं चाहते कि मैं घर आऊं। क्या तुम्हें कोई नया प्यार मिल गया है? उसे मुझ पर शक हो रहा था। वो मुझे रंगे हाथों पकड़ना चाहती थी। मैंने अपनी आंखें बड़ी करते हुए पूछा, क्या कोई प्रॉब्लम है? क्या तुमने नहीं कहा था कि जब तक मैं इसे पोस्ट नहीं करता सब ठीक है? वैन एकदम से गुस्से में आ गई और उसने चिल्लाकर पूछा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे चीट करने की? मैंने सीधा जवाब दिया, जेंडर इक्वालिटी। जो तुम कर सकती हो वो मैं क्यों नहीं कर सकता? जब हम दोनों की बहस चल रही थी तभी नानशू की डरी हुई सी आवाज आई, सर खाना तैयार है। मैंने वैन को धक्का दिया और खाना खाने नीचे चला गया। नानशू के हाथों में बहुत जादू था। मैंने एक सांस में 2 बोल चावल खा लिए। मैंने देखा कि वैन नीचे आई और बाहर चली गई। मैंने सूप का आखिरी घूंट पिया और स्माइल करते हुए नानशू की तारीफ की। नानशू, आपकी वाइफ और बच्चे सच में बहुत लकी हैं। नानशू ने शर्माते हुए स्माइल दी। ये तो बस घर का बना सिंपल सा खाना है। मैंने अपना सिर हिलाया। क्या आपकी फैमिली ने कभी आपकी तारीफ नहीं की? मेरे बेटे को भी मेरे हाथ का बना खाना बहुत पसंद है। वो अक्सर मुझसे कहता है कि मैं एक छोटा सा रेस्टोरेंट खोल लूं। अपने बेटे की बात करते हुए नानशू की आंखों में बहुत प्यार था। मेरी स्माइल थोड़ी सी कम हो गई। पिछली लाइफ में जब मैं मरने से पहले एक आखिरी बार वैन से मिलना चाहता था तो मेरे डैड ने मुझे बताया था कि वो अपने फ्यूचर फादर इन लॉ के नए रेस्टोरेंट की ओपनिंग रिबन काटने गई थी। वो रेस्टोरेंट एच सिटी के टॉप 3 रेस्टोरेंट्स में से एक था। नानशू ने बहुत ही हम्बल तरीके से जवाब दिया, हम तीनों तो बस आम लोग हैं, हमारी किस्मत इतनी अच्छी। कहा। मैंने बहुत गहराई से कहा, नानशू, जब किस्मत बदलती है तो कोई नहीं रोक सकता। क्या पता आपके बेटे की किसी बहुत अच्छी जगह शादी हो जाए। मैं सच में उसे बताना चाहता था कि आप तीनों की किस्मत बस आधे महीने में चमकने वाली है, लेकिन मैंने खुद को रोक लिया। नानजे की फैमिली के लोग बुरे नहीं थे, ये मैं मानता हूँ, लेकिन जब वो सब खुशियां मना रहे थे तब मैं, उसका असली पति, सबसे दर्दनाक चीजें बर्दाश्त कर रहा था। नहाने के बाद मैं बेड पर लेटा और अपना फोन चलाने लगा। मुझे वैन की न्यूज दिखी कि वो बार में लड़कों के साथ मजे कर रही थी। कमेंट सेक्शन में सब लोग मजाक उड़ा रहे थे। उसका पति सच में बहुत बर्दाश्त करता है। मैं तो उसे निंजा टर्टल बुलाऊंगा।
मैं हंसा और इग्नोर करके सोने की तैयारी करने लगा। तभी अचानक फेंग यू का कॉल आया। उसकी आवाज इतनी घबराई हुई थी कि मैं डर गया। गुसिंग हैंग, जल्दी आजा, बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई है। मैं अंदर से घबरा गया। क्या हुआ? बोयान जोहू और वैन वैन की लड़ाई हो गई है, तो जल्दी आ। उसी वक्त मेरे फोन पर एड्रेस आ गया। जल्दी आ, फेंग यू ने चिल्लाकर कॉल कट कर दी। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। बोयान जोहू और वैन वैन की लड़ाई कैसे हो सकती है? मेरे पास सोचने का टाइम नहीं था। मैंने जल्दी से कुछ भी कपड़े पहने और घर से निकल गया। जब मैं बाहर पहुंचा तो वैन वैन और बोयान जोहू को एक प्राइवेट रूम में भेज दिया गया था, वरना उन दोनों के स्टेटस के हिसाब से तो ये पक्का ट्रेंडिंग न्यूज बन जाती। जैसे ही मैं पहुंचा, फेंग यू ने मुझे खींचकर बोयान जोहू के पास खड़ा कर दिया। बोयान जोहू अभी भी बहुत गुस्से में था। वो अपनी आंखों से वैन वैन को घूर रहा था, जैसे उन दोनों के बीच कोई पुरानी दुश्मनी हो। और वैन वैन तो गुस्से से आग बबूला हो रही थी। वो दूसरी तरफ बैठी थी। उसके आसपास का ऑरा इतना खतरनाक था कि डरा दे। उसके बगल में बैठी ज़रेंग यू थिंग किसी डरी हुई नौकरानी जैसी लग रही थी। उसने वैन वैन को देखा, फिर मुझे देखा और पहली बार मुझे आवाज दी। ब्रदर इन लॉ, आपको गलतफहमी हुई है। उन लड़कों को मैंने बुलाया था। इसका सिस्टर वैन से कोई लेना देना नहीं है। बोयान जोहू ने उसकी तरफ उंगली दिखाई और चिल्लाया, बकवास बंद कर। उस लड़के की छाती तो तुम्हारी सिस्टर वैन के चेहरे पर लग रही थी, जैसे वो उसे दूध पिला रहा हो, और तुम कह रही हो कोई लेना देना नहीं है। ज़रेंग यू थिंग तो डर के मारे रोने वाली हो गई थी। तभी वैन वैन ने अपनी कोल्ड नजरों से बोयान जोहू को देखा और अगले ही पल सीधा मुझे घूरने लगी। वो मेरे रिएक्शन का वेट कर रही थी, लेकिन मैंने उसे न देखने का नाटक किया और बोयान जोहू की पीठ थपथपाई। यान जोहू, कोई बात नहीं, पक्का तुमने कुछ गलतफहमी पाल ली है। वैन वैन की चॉइस इतनी खराब नहीं है। उसे बड़े सीने वाले लड़के पसंद नहीं है। एक ही पल में पूरे रूम में सन्नाटा छा गया। बोयान जोहू और फेंग यू ने एक दूसरे को देखा और फिर हैरानी से मुझे देखा। क्या तू सच बोल रहा है? उन दोनों को पता था कि हम डिवोर्स लेने वाले हैं, लेकिन उन्हें यह नहीं पता था कि मैं इतना शांत रह सकता हूं। मैंने जिसे 10 सालों तक प्यार किया था, आज मैं उसी के लिए एकदम शांत महसूस कर रहा था। हाँ बिल्कुल, मैं सच बोल रहा हूं। मैंने दोनों का हाथ पकड़ा और बाहर ले आया। चलो ड्रिंक्स करते हैं, मेरी तरफ से। शुरू से लेकर आखिर तक मेरी नजर एक बार भी वैन वैन पर नहीं पड़ी। एक सेकंड के लिए तो ज़रेंग यू थिंग भी हैरान रह गई। उसने हैरानी से कहा, सिस्टर वैन, ब्रदर इन लॉ। वो अपनी बात पूरी करती कि तभी वैन वैन ने बीच में टोक दिया, कैसा ब्रदर इन लॉ? क्या वो इस लायक भी है? उसकी ठंडी और चुभने वाली आवाज रूम का दरवाजा बंद होते ही मेरे कानों में गूंज गई। मेरे दिल में सुई जैसी चुभन हुई। थोड़ा दर्द हुआ, लेकिन मैंने उसे बर्दाश्त कर लिया। मैं लायक नहीं हूं ना? ये ब्रदर इन लॉ का टाइटल नानज़ह के लिए ही बचा कर रखो। उसके बाद हमने एक जगह ढूंढी और पीने बैठ गए। बोयान जोहू को अभी भी विश्वास नहीं हो रहा था। उसने मुझसे बार बार पूछा, गुसिंग हैंग, क्या तू सच में उसे भूल चुका है? मैंने जोर से सिर हिलाया। इस बार मैं पूरी तरह से श्योर हूं। बोयान जोहू ने सीधा अपना ग्लास उठाया। मुझे तेरी इसी हिम्मत की दाद देनी पड़ेगी। 10 साल का प्यार और तूने एक झटके में छोड़ दिया। इतना कहकर उसने एक ही बार में सारी ड्रिंक पी ली। फेंग यू ने भी अपना ग्लास उठाया। गुसिंग हैंग, तू सच में मर्द है। हे दोस्तों, इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। प्लीज इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। तो प्लीज इस वीडियो को अपना पूरा सपोर्ट दें और ऐसी ही नई नई स्टोरीज के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं अगले वीडियो में।